हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें हम भूकंप पढ़ रहे थे। ठीक है, भूकंप यानी कि जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक जो तरंगें आती हैं, जिनसे यानी पृथ्वी के जो धरातलीय भाग होता है जिसमें कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि ऊर्जा होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है और तरंग के माध्यम से पहुँचती है। उस समय हमने पढ़ा, तीन तरह की तरंगें पढ़ी। एक हमने पी पढ़ी, एक एस पढ़ी और एक एल पढ़ी। पी का अर्थ होगा प्राइमरी वेव्स, एस का अर्थ होगा सेकेंडरी वेव्स और एल का अर्थ हो गया लॉन्ग वेव्स। प्राइमरी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और लॉन्ग यानी दीर्घ तरंगे कहते हैं इनको। ठीक है, ये तरंगे पढ़ी। अब उसी में यानी कि हम आगे आते हैं कि जो भूकंप आता है, समझो मैंने यहाँ पे भी डायग्राम बनाया हुआ है जो भूकंप का यानी छाया क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो जब भूकंप आता है तो सबसे पहले यानी कहाँ पे आता है और उस चीज को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जहाँ पे यानी भूकंप आता है उसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फोकस यानी कि उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उद्गम केंद्र कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं उसको हाइपोसेंटर यानी अवदाब केंद्र या भूकंप मूल भी कह सकते हैं, कि जहाँ से यानी कि भूकंप आना शुरू हुआ था। नहीं, भूकंप फोकस का क्या होता है? उद्गम केंद्र या भूकंप मूल केंद्र या अवदाब केंद्र या हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, यानी कि शुरुआत में जब ऊर्जा निकलना शुरू करती है तो वह स्थान क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं कि जब ये ऊर्जा निकल जाती है, रिलीज होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक अधिकेंद्र बनता है, एपिक सेंटर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिक सेंटर कहते हैं। यानी कि अधिकेंद्र ये सीधा भूतल पर यानी वह बिंदु होता है जहां पर यानी कि उद्गम केंद्र के समीप होता है, यानी जहां से भूकंप निकलता है। और सबसे पहले यानी कि भूकंप को यहीं पे महसूस किया जाता है। तरंगों को सबसे पहले कहां पे महसूस किया जाता है? अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है, एपिक सेंटर पे महसूस किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो फोकस होता है उससे सीधा यानी कि ठीक उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे भूकंप मूल केंद्र क्या है? यहाँ पे फोकस, यहाँ पे। तो यहाँ से यानी कि इसका सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? हम अधिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक 90 डिग्री यानी कि का एंगल बनाता है उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, यानी जहां पे उद्गम हो रहा है वहां पे। ये कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हो रहा हूँ, अगर यहाँ पे भूकंप आया तो इसका ठीक 90 डिग्री यानी इसके ऊपर काम बनेगा, यहाँ पे बन गया इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कुछ दो लाइनें हैं, उसके बाद इसको आगे करेंगे। आईएसओ यानी समभूकंप रेखा। आईएसओ यानी भूकंप में यूज की जाती है। समभूकंप रेखा क्या होती है, किस काम आती है? ये समान भूकंपीय तीव्रता के स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। समान भूकंपीय, मान लीजिए यहाँ पे यानी जब हम भूकंप की रेखा की बात कर रहे थे, सपोज कीजिए कि ये कोई क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे भूकंप की जो एक रेखा पैमाना है, मान लीजिए वो 7 है और एक केंद्र हमारा यहाँ पे और यहाँ पे भी कितनी है? 7। इन दोनों क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी वो क्या कहलाएगी? समभूकंप रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? समभूकंप रेखा। और ये कैसी होती है? वर्ताकार होती है, यानी कि गोल होती है इस प्रकार से। कैसी होती है? वर्ताकार होती है। ये क्या होती है? समभूकंप रेखाएं। उसके बाद आता है सेस्मोकिक लाइन यानी सहभूकंप रेखा। क्या? सहभूकंप रेखा, समान समय पर आने वाले भूकंप आघातों को मिलाने वाली रेखा। समान समय पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जैसे भूकंप आया मॉर्निंग में यानी 7:30 पे आया और 7:30 यानी ये इंडिया का कोई विभाग मान लीजिए आप, जैसे हम मान लेते हैं इसको दिल्ली है, कि दिल्ली में सुबह कितने बजे आया? 7:30 पे। और वही दूसरे स्थान पर यानी क्या चले जाते हैं? चेन्नई में। ठीक है, और चेन्नई में भी यानी किसी समय भूकंप आया 7:30 पे, यानी भूकंप आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इनको मिलाने वाली यानी कि आघातों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? सहभूकंप रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सहभूकंप रेखा कहलाती है। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भूकंप छाया क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? भूकंप छाया क्षेत्र हुई। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, हम भूकंप का छाया क्षेत्र पढ़ रहे हैं कि भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है कैसे बनता है और किस कारण से बनता है ना। चट्टानों के प्राकृतिक कारण, चट्टानों की प्रकृति के कारण धरातल के जिस भाग पर भूकंप नहीं आता है, यानी कि जहाँ पे भूकंप की तरंगें महसूस नहीं की जाती हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है?
भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। यानी जहाँ पे भूकंप की तरंग नहीं आती या भूकंप पहुंच नहीं पाता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। यह अधिकेंद्र के 180 डिग्री पर होता है, यानी कि यह अधिकेंद्र के 180 डिग्री। अधिकेंद्र का अर्थ होता है एपिक सेंटर होता है इसके ठीक, यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एपिक सेंटर है ये, ठीक है, अधिकेंद्र है, उसका 180 डिग्री क्या होगा? बिल्कुल ये होगा इसके पैरेलल में यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आके क्या बन जाता है? छाया क्षेत्र बन जाता है, जैसे इस डायग्राम में बना हुआ है। समझ गए? जो ये छाया क्षेत्र है ये क्या बन रहा है? यानी छाया क्षेत्र की यहाँ पर यानी कि भूकंप नहीं आया है। कौन से क्षेत्र में नहीं आया? यहाँ पे 105 से 145 का जो क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये सीधा आ गया ये आ गया। समझ लें। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। हमने बताया कि जब भूकंप आता है तो तीन तरह की तरंगें आती हैं। सबसे पहले पी आती है, फिर उसके बाद एस आती है और एस के बाद एल होती है, ठीक है। ये सारी पृथ्वी के लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल से आती है। यानी स्थल मंडल में ही अधिकांश जो नेचुरल यानी प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं वो कहाँ से आते हैं? कहाँ पे आते हैं? लिथोस्फीयर में आते हैं, यानी कि स्थल मंडल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यानी पहले पढ़ा कि जो पी तरंगें होती हैं यानी प्राइमरी जो तरंगें होती हैं वो तीनों माध्यम से चलती है, यानी कि ठोस में भी चलती हैं, तरल में भी चलती हैं और एयर में भी चलती हैं, यानी कि सॉलिड में, लिक्विड में और एयर में, यानी तीनों प्रकार में चलती हैं, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि हमने पढ़ा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो आप सर्कल देख रहे हो ये क्या पृथ्वी की मैंने क्रोड बना रखी है। हमने पढ़ा कि पृथ्वी की यानी तीन लेयर बताई हमने। सबसे पहले क्या बताया? क्रस्ट, फिर उसके बाद मैंटल, फिर कोर। यानी क्या है? यहाँ पे क्रोड है ये, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले यानी मान लीजिए यहाँ से भूकंप आया तो सबसे पहले कौन सी तरंग रिलीज होगी? पी तरंग होगी। कौन सी होगी? पी, क्योंकि सबसे पहले ये चलेगी। तो पी तरंग है वो यहाँ से चलना शुरू आरंभ हो जाती है। क्रोड में यानी तीनों माध्यमों से पार होती हुई ऐसे हो जाती है। आ गया समझ में? उसके बाद क्या होगा कि पी और एस जो दो तरंगे हैं ये भूगर्भिक है, यानी भूगर्भ के अंदर चलने वाली तरंगे होती है। तो क्या होगा कि जब एस तरंग है और पी तरंग है इन दोनों में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। कितना आता है? 4 मिनट का। पहले पी तरंग आएगी, उसके 4 मिनट के बाद कौन सी तरंगे आ जाएंगी? सेकेंडरी वेव, यानी कि जो देखते जो तरंगे हैं वो आना शुरू हो जाती है। यानी 4 मिनट के बाद क्या होगा कि एस तरंगे आएंगी। तो एस तरंग का क्या है कि वो लिक्विड में से, यानी कि समझ लो कि लिक्विड में से एंट्री तो कर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉलिड चीज है सॉलिड में चलती है, तो यानी कि क्या करेंगे यहाँ से जब इसको लिक्विड में लेंगे यानी कि यहाँ से ये टर्न कर जाएगा और इस साइड को फेस कर देगी, समझ लो। ये करके इसने यहाँ पे फेस और कितना 105 डिग्री तक, यानी कि ये एंगल बनता हुआ चला जाएगा। और जो हमारी यानी कि पी तरंगे थी वो क्या करती है 145 यानी कि जो एंगल है उसको बनाते हुए निकल जाती है। अब उसके बाद लॉन्ग वेव्स हैं तो ये सरफेस के ऊपर चलती हैं, ये धरातली तरंगे बोलते हैं इनको। तो यहाँ तक होने के बाद अब देखिए जो सबसे ज्यादा जो छाया क्षेत्र है किसका होता है? एस तरंग का होता है। किसका होता है? एस तरंग का। यानी कि यहाँ से लेकर 105 से लेकर और 105 तक हम चलेंगे तो ये क्या होगा? एस का छाया क्षेत्र कहलाए। क्या कहलाए? ये एस का छाया क्षेत्र कहलाए। तो 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच का, ठीक है। अब सबसे कम छाया क्षेत्र किसका होता है? पी तरंग का होता है। पी तरंग का कितना होता है? क्योंकि पी तरंग यहाँ पे सीधी निकल गई, इसलिए तो छाया क्षेत्र होने से पी तरंग का छाया क्षेत्र सिर्फ 105 डिग्री से लेकर और कितना होता है 145 डिग्री के बीच होता है। यानी कि ये वाला जो छाया ये क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये वाला किसका कहलाएगा? एस का छाया क्षेत्र कहलाएगा। तो एस का जो छाया क्षेत्र है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। और पी तरंग का छाया क्षेत्र सबसे कम होता है और एस तरंग का छाया क्षेत्र सबसे अधिक होता है। जो पृथ्वी है यानी तरंग का क्षेत्रफल सर्वाधिक 40% होता है, ठीक है। और एस तरंग है वो 105 से 105 पर नहीं पहुंच पाती, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच का जो गैप रह गया ये क्या कहलाएगा? एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। फोकस से यानी कि पी और एस का जो है वो कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का अंतर आता है। जब भूकंप होता है यानी कि आता है तो रेडियन नाम की गैस यानी कि रिलीज होती है जो यानी कि जीव जंतुओं को और जानवरों को यानी कि इनके विशेष एक सेंस के माध्यम से यानी पता चल जाता है कि कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। इसलिए यानी जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं।
तो ये था हमारा भूकंप। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के आते हैं, कौन कौन से भूकंप होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं, ये हम करेंगे कल नेक्स्ट।